नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। तारीख है 18 दिसंबर और हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया, लैंड, पीपल एंड इकोनॉमी। यहाँ पर जो हमारे बाकी चैप्टर्स बचे हुए हैं उन्हें पूरा करेंगे। हमारे 5 चैप्टर बचे हुए हैं जहाँ से हम लोग 3 आज पूरा करेंगे। लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। ये जो 3 चैप्टर है ये आप पूरा करेंगे और बाकी 2 चैप्टर्स हम कल देखेंगे। इसके साथ साथ कल हम लोग अपना जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो भी पूरा करेंगे। एक एनसीईआरटी के लिए 4 दिन मोर देन सफिशिएंट है। अब सोचो, पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 156, मतलब 150 पेजेस करीब। 150 पेजेस आप 4 दिन में पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं और आप एक दिन में 40 पेज तो आराम से पढ़ ही सकते हैं, ठीक है ना। तो 40 पेज पर डे, मतलब कि अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो टारगेट आपका होना चाहिए कि 1 घंटे में हम लोग 10 पेज कंप्लीट करें। आइडियली 12 पेज होना चाहिए, मतलब 5 मिनट पर पेज, मगर 10 पेज करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, मगर समझना होगा पढ़ते पढ़ते। मतलब ये नहीं कि बस रीडिंग मार दिया निकल गए। इसीलिए थोड़ा सा मैंने 4 दिन लिया है इसको पढ़ाने के लिए पूरा। तो यहाँ पर लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स और जो मिनरल एनर्जी रिसोर्स है ये पूरा करेंगे आप। और यहाँ पर ध्यान क्या देने वाली बात है, हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है इसके बारे में, किस तरह से भारत में लैंड यूज़ बदल रहा है, किस तरह से हमारे ज़मीनों को डाइवर्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की ओर, एग्रीकल्चर से हमारे जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनकी ओर। तो इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आप उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो एग्रीकल्चर लैंड यूज़ है वो पढ़ना है आपको। ध्यान सुनना, क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है वो खास करके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में सवाल पूछे जाते हैं मगर एग्जैक्ट सवाल नहीं पूछे जाते एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बस उनका ही इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो एग्रीकल्चरल लैंड है इनका एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बिहाइंड देम। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से यहाँ पर कारक जिम्मेदार हैं, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लस हमारे यहाँ क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं, खरीफ, राबी, जायद, और कौन कौन सी फसल आती है इनके अंतर्गत। इस पर सवाल पूछ सकता है आपको प्रीलिम्स में, ठीक है। इसके बाद भारत में कौन कौन से फूड ग्रेन्स हैं, हमारे यहाँ अनाज, फिर जो धान है, धान के लिए सुटेबल क्लाइमेट क्या है, धान के लिए सुटेबल रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, किस तरह का सॉइल इसको चाहिए होता है। वैसे ही गेहूँ, तो थोड़ा सा फैक्चुअल चैप्टर है ये वाला, क्योंकि आपको धान, गेहूँ, ज्वार, दलहन, मेज़, बाजरा, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। कहाँ कहाँ पर उगाते हैं ये देखना होगा। हमारे यहाँ जो ऑयल सीड मतलब तिलहन कौन कौन से हैं, इसके बाद दलहन, पल्सेस वो कौन कौन से हैं, कौन से एरिया में होता है। फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट, इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे क्रॉप हमारे जो कई सारे कैश क्रॉप हैं उनमें आपका शुगर केन, ये सब के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। शुगर केन है, चाय है, कॉफ़ी है, कौन से एरिया में कौन से मिट्टी, कौन सा कहाँ पर ट्रेन चाहिए होता है। अच्छा देखो, यहाँ पर सवाल पूछा था यूपीएससी ने कि नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि जो हमारा ईस्टर्न हिमालय है वहाँ पर एक समय के बाद हमको वहाँ पर चाय के बागान नहीं देखने को मिलते। क्या कारण है? तो ये आपको तब आंसर कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि चाय की खेती के लिए कौन सा क्लाइमेट सुटेबल होता है, कितना रेनफॉल, ढलान चाहिए होता है, क्या पानी जमनी चाहिए कि नहीं जमनी चाहिए। सब बातें पता होंगे तो आप वहाँ पर आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया आपका इसके बारे में, क्लियर है। हाँ, इसके अंतिम में आपके सवाल दिए गए हैं 2। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ लैंड रिसोर्स इन इंडिया, इसका आंसर कर देंगे आप। इसके बाद व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फॉलोड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। तो दोनों का आंसर करने के बाद आप बढ़ेंगे वाटर रिसोर्स की तरफ। भारत में वाटर रिसोर्स के मतलब कौन कौन से हैं, इसके बाद किस किस तरह का रिसोर्स हमारे यहाँ मौजूद है, वाटर शेड के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इसको पढ़ लिया हमने अपने इंडियन ज्योग्राफी में। यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा आपको कि वाटर डिमांड किस इंडस्ट्री की कितनी है, उसका यूटिलाइजेशन कितना है, फिर हमारे यहाँ स्कार्सिटी किन किन एरिया में पाई जाती है वो देखेंगे, क्यों हमारे यहाँ वाटर क्वालिटी डिटेरिएट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और कैसे वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए, इनके बारे में पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, ये पढ़ेंगे आप, क्लियर है। चैप्टर छोटा सा है। इसके बाद आपको 3 सवाल दिए गए हैं आंसर करने के लिए। 2 सवाल पिछले चैप्टर में, 3 सवाल यहाँ पर।
पहला सवाल हमारा है वाटर रिसोर्स के बारे में, दूसरा सवाल हमारा है डिप्लेटिंग वाटर रिसोर्स के बारे में, और तीसरा है वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। ये सवाल पूछ सकता है आपसे GS1 में भी और GS3 इन्वायरमेंट में भी। क्लियर है? अब आती है बात मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की। कौन कौन से मिनरल हमारे यहाँ पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, और मेटेलिक में कौन से आते हैं, नॉन मेटेलिक में कौन से आते हैं, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भारत के जो मेन मिनरल वाले एरियाज़ हैं जहाँ माइनिंग होती है वो कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले कौन से एरियाज़ हैं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इन सब, मतलब कि भारत में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है ये पढ़ना है आपको। ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है GS1 के लिए, जहाँ पर आपको रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? दूसरी बात, फेरस मिनरल कौन कौन से हमारे यहाँ है, आयरन ओर, मैंगनीज, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। नॉन फेरस मिनरल में बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम निकलता है, कॉपर। इसके अलावा नॉन मेटलिक मिनरल में माइका, जैसे कि बिहार का जो गया का जो रीजन है वहाँ पर माइका मिलता है अच्छा खासा। एनर्जी रिसोर्स में पढ़ेंगे आप कौन कौन से मिनरल मिलते हैं उसको, और कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे मेन चीज़ ये है, एक बात और, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इसका जो लोकेशन फैक्टर वगैरह है ना, ये आपको खास करके मेंस के लिए पढ़ना है। इसके लिए मटेरियल बता दूंगा मैं अलग से, तो जो विजन का PDF है ना वो फॉलो करेंगे हम लोग उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह इसके बारे में पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हमारे हैं, न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, सोलर विंड के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से भारत के एरिया में टाइडल एनर्जी हार्नेस करी जाती है। ठीक है ना, जैसे कि आपका गल्फ ऑफ खंबात का जो इलाका है उस तरफ का, तो पढ़ेंगे उसके बारे में आप। इसमें भी 2 सवाल हैं, तो 2 सवाल पहले, फिर 3 सवाल, 5 हो गए, और 2 सवाल यहाँ पर, टोटल 7 सवाल का आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर छोटे छोटे सवाल हैं, 150 वर्ड का आंसर लिखना है आपको, और 150 वर्ड का जो सवाल है उसका आंसर आपको लिखना है 5 मिनट के भीतर। और यहाँ पर आप टाइम रिस्ट्रिक्शन पूरा फॉलो करेंगे, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ लिया है। सवाल जो है ना ये वाला आपके चैप्टर से ही पूछा जा रहा है और वो आपने पढ़ लिया है, समझ के बाद। तो करेंगे क्या, आप इसको, मतलब ये जो चैप्टर है ना, जो सवाल है आपको लिखेंगे टाइम लिमिट के भीतर, अलार्म सेट करके, मतलब कि 5 मिनट पर क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब उसका टाइम लगाना है आपको। ठीक है, बाकी जो चैप्टर हैं वो हम कल करेंगे, 2 चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग वाला और प्लानिंग वाला। अब इसके बाद आती है बात इंडियन पॉलिटी की। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट। जो पढ़ने बच गए होंगे आपको वो आप आज पूरा कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ज्योग्राफी मैंने 3 चैप्टर दिया है मानता हूँ, मगर वो चैप्टर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर नंबर 2 मतलब कि जो सेकंड चैप्टर है वो उतना बड़ा नहीं है। ठीक है ना, तो टाइम आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम 8 घंटे रोज़ पढ़ रहे होंगे। अभी 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप 3 घंटा भी पढ़ते हैं तो 3 घंटे में आपका तीनों चैप्टर वहाँ पर निपट जाएगा ज्योग्राफी वाला, और बाकी 8 घंटा छोड़ो, तुम 6 घंटा में पढ़ लो डेली का, 6 घंटा पढ़ लोगे ना रोज़ का। ठीक है, तो 6 में से 3 घंटा आपने पढ़ लिया ज्योग्राफी, 3 चैप्टर आपका पूरा हो गया। बाकी जो 3 घंटा बच गया ना, यहाँ पर आप पहले आंसर राइटिंग करेंगे, समय बच गया तो पॉलिटी पढ़ेंगे, समय बच गया तो ऑप्शनल पढ़ेंगे। ठीक है, करंट अफेयर आज मैं थोड़ा सा दूंगा आपको, बहुत कम दूंगा करंट अफेयर। पॉलिटी का बाकी चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 22 का, वो पूरा कर लेना। करंट अफेयर में इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, पहले वो देख लेते, फिर आते हैं आंसर राइटिंग पे। हम लोग इन्वायरमेंट में हम लोग करेंगे क्या, बाकी जो आपके 4 टॉपिक हैं, बायोमेडिकल वेस्ट, लिक्विड पेट्रोल, इसको फेज आउट कर दिया गया है ग्लोबली, डैम सेफ्टी और अमुक, ये 4 टॉपिक आप आज पूरा करेंगे। ठीक है, सवाल जो हम दे रहे हैं आपको आज वो है इथिक्स GS4 से, बेहतरीन सवाल है। एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेटी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में प्रोबेटी का क्या महत्व है आप पहले ये बताएंगे। तो करेंगे क्या, पहले आप प्रोबेटी को डिफाइन कर देंगे, इंट्रो में आप प्रोबेटी को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस बता देंगे। पहले डिफाइन कर दिया, फिर इसका इंपॉर्टेंस बता दिया, कौन कौन से मेजर लिए जा रहे हैं आप ये बता देंगे। ठीक है, ये सवाल 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का ये सवाल रहेगा, क्योंकि इतने मार्क्स के सवाल इथिक्स से पूछे जाते हैं। बाकी जो पार्ट बी है ना, पार्ट बी में केस स्टडी दी जाती है, आपको एक केस दिया जाता है जिसका आपको आंसर करना होता है। यहाँ पर आपको मैंने 2 ऑप्शन दिया है, आपको इन ऑप्शन को एनालाइज करना है और आपको ये बताना है कि आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, मतलब कि जो प्रो कॉन्स है वो बताते हुए बताएंगे। अगर आपको पसंद हो ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो आप और क्या मेजर लेंगे ये बताना है आपको। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
वैसे आपको 11 बजे सुबह में मिल जाएगा इसको, ये वाला क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पेज पर और टेलीग्राम ग्रुप में भी, ठीक है। इसका आंसर लेकर सबमिट कीजिए। रात में 8 बजे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे लाइव इसी क्लास में, ठीक है ना, यहीं इस चैनल पे। चल ये बातें हो गई, अगर टाइम बच गया तो ऑप्शनल के लिए देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का टारगेट। वीडियो देखना है, पन्ने पे नोट करना है और पढ़ाई में लग जाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग रात को 8 बजे अपने क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।